अरे एक बात मुझे समझ नहीं आती थी, आजकल के समय में तुम जैसे लोग ऐसे तांत्रिक के चक्कर में कैसे फंस जाते हो कि इस दुनिया में सबसे खूबसूरत एहसास माँ बाप बनने का एहसास होता है, और इस चिंगारी किन्नर का आशीर्वाद ना तुम्हारे उस भगवान के आशीर्वाद से भी लड़ जाएगा जो तुम लोगों के नसीब में नहीं होगा। क्या बात है बिमला, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? दीदी आपको तो पता ही है हमारी शादी को कितने साल हो गए हैं, पर बच्चा होने का सुख अब तक नहीं मिला। बहुत सारे डॉक्टरों को भी दिखाया पर कोई फायदा नहीं हुआ। जब किसी का बच्चा देखती हूँ तो माँ ना बनने का अधूरापन मुझे भी सताता है। पर रवि का बाप बनने का दर्द इतना बढ़ता जा रहा है कि वो झूठे तांत्रिकों के चक्कर में पड़ गए हैं। रवि तो काफी समझदार लड़का है, वो तांत्रिक के चक्कर में कैसे फंस गया? दीदी औलाद की चाह कुछ भी करवा सकती है। मुझे भी लेके गए थे, मैंने सोचा एक बार देख लेते हैं। तू ये बता, तुम मुझसे क्या चाहती है? मैं आपसे बस इतना चाहती हूँ, आप किसी भी तरह इस रवि को इन चक्करों में पड़ने से रोको। अच्छा, मैं रवि को तो रोक सकती हूँ, लेकिन उसके बाप बनने की इच्छा को नहीं रोक सकती, क्योंकि ऐसे केस में जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना बेटा, तो अंधविश्वास का रास्ता अपनी खुद ही जगह बना लेता है। और इस बार अंधविश्वास का शिकार रवि हुआ है। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। बाबा, आपने बहुत सारी सिद्धियां हासिल की, मुझे आपकी सिद्धियों पर कोई शक नहीं है, परंतु वो मूर्ख बिमला, उसको कौन समझाए? वो आप पर शक करती है। तू चला जा यहाँ से। वो होती कौन है मुझ पर शक करने वाली? ये उसके पिछले बुरे कर्मों का नतीजा है जो आज उसके सामने आ रहा है। हमें इतना समय इसलिए लग रहा है क्योंकि हम उसके पिछले जन्मों के पाप काट रहे हैं। अरे हमने इतनी बड़ी बड़ी सिद्धियां जंगलों में, हिमालय में बैठ करके प्राप्त की हैं। हम जो अब पूजा करने जा रहे हैं उससे तुझे बाप बनने से कोई नहीं रोक सकता। अरे जा और जाके समझा उस मूर्ख को कि वो हम पर शक ना करे, संदेह ना करे और इस पूजा में विघ्न न डाले। अरे मूर्ख, तुझे ज्ञात नहीं, हमने इस पूजा से बहुत सी सूनी गोद भरी है। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। बच्चा, पैसों का इंतजाम हुआ? हो जाएगा बाबा। जल्द कर बच्चा, मैं अपने दिव्य शक्तियों से देख रहा हूँ तेरे घर में जल्द किलकारियां गूंजेंगी। बाबा, बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। बाबा की जय हो। बाबा, ये आपसे क्षमा मांगने आई है। बाबा मुझे क्षमा कर दीजिए, बस एक शंका थी जो इन्होंने दूर कर दी है। इन्होंने बताया कि आपने अपनी इस पूजा से न जाने कितनी सूनी गोदों को बच्चों से भर दिया है। ये सत्य है बच्चा, और तुम इस पूजा में जरा भी संदेह न करना। अब नहीं होगा। बाबा, बाबा मैं पैसे लाया हूं, ये लीजिए। रवि रुक जाओ, पैसे अपने पास रख। चिंगारी दीदी प्लीज, ये हमारे घर का मामला है, आप इसमें दखल मत दो। चिंगारी घर के मामले में घुसती है, वरना बाहर के मामले में फोकस नहीं करती। मुझे पता है आप रंग में भंग डालने आई हो। रवि, इतना अंधविश्वास ठीक नहीं है। अब बाबा तूने क्या बोला था? ये सब पूजा पाठ करने के बाद ये विमला प्रेग्नेंट हो जाएगी? तुझ जैसे किन्नरों को हमें अपनी शक्ति दिखानी पड़ेगी। मैंने तुझे 1 लाख रुपया भी देती हूँ, जरा इसकी गोद हरी भरी करके दिखा दे। पहलवान, कौन है ये? मैं ऐसे किसी कहने पे अपनी शक्ति व्यर्थ नहीं करूंगा। अरे जरा चेहरा तो देख ले। तुम? हाँ, ये इसकी पत्नी है, और आज तक मां नहीं बन पाई। अरे तुम जैसे लोगों से पैसे हट के बाहर इलाज करवा रहा है इसका, जो खुद दर दर भटक रहा है, वो तुम लोगों को सही रास्ता क्या दिखाएगा? दर दर भटकने के बाद इसने एक ही रास्ता अपनाया है कि तुम जैसे भोले भाले लोग अपने चुंगल में कैसे फंसाना है और पैसे हटने हैं। अरे एक बात मुझे समझ नहीं आती थी, आजकल के समय में तुम जैसे लोग ऐसे तांत्रिक के चक्कर में कैसे फंस जाते हो? बोलो। मुझे माफ कर दो दीदी, मैं बाप बनने के मोह में पागल हो गया था। मैं जानती हूँ कि इस दुनिया में सबसे खूबसूरत एहसास माँ बाप बनने का एहसास होता है, और देखना अगर तुम दोनों की किस्मत में माँ बनना लिखा है ना, तो जरूर हासिल होगा। मैं चिंगारी किन्नर तुम दोनों का आशीर्वाद दे रही हूँ। देखना बहुत जल्दी तुम दोनों घर में किलकारी गूंजेगी, और इस चिंगारी किन्नर का आशीर्वाद ना तुम्हारे उस भगवान के आशीर्वाद से भी लड़ जाएगा जो तुम लोगों के नसीब में नहीं होगा, समझे? और तू आज के बाद से अगर ऐसी हरकत किया ना, मैं भूल जाऊंगी। दीदी मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद किसी की भावनाओं से नहीं खेलूंगा। हाँ, मैं कातिल हूँ। मैंने इन्हीं हाथों से उस हरामी दीन बंधु दीनानाथ उर्फ टीबीडीएन का कत्ल किया है। मैंने मारा उस हरामी को
क्योंकि उस हरामजादे को जीने का कोई अधिकार नहीं था, कोई नहीं। इंस्पेक्टर साहब, मैंने उसके जीने का अधिकार छीना है, अधिकार। चिंगारी, इब तेरी आजादी के सारे अधिकार कोर्ट में छिन जाएंगे। क्यों री चिंगारी, मैंने तो तेरा बड़ा नाम सुन रखा था। मैं तो नू समझू थी कि तू घनी समझदार और समाज सेवी है, लेकिन तू तो बड़ी बेवकूफ निकली। अपने ही हाथों अपने ही गले में फांसी का फंदा टंगवा लिया। डाल लिया तूने। जो मौत से डर जाए वो चिंगारी नहीं, और चिंगारी अपने ऊपर रखती किसी की उधारी नहीं, ऑन द स्पॉट रिटर्न करती है, ऑन द स्पॉट। चिंगारी बेशक कट तो लिया मैंने तने, लेकिन फांसी के फंदे पर लटकते देख अफसोस बड़ा होगा मने। इंस्पेक्टर साहब, अफसोस तो मुझे भी होता अगर मैं उसे जिंदा छोड़ देती तो, लेकिन मुझे अभी अपने ऊपर गर्व हो रहा है, गर्व कि मैंने समाज को टसने वाले उस जहरीले सांप का फन कुचला है, फन। बस चिंगारी, ज्यादा गर्म मत ना होवे। अरे लोग तुझे भगवान माने हैं, समाज सेवी माने हैं, लड़ती है तू लोगों के लिए, और तन्ने क्या किया? एक इंसान का मर्डर कर दिया। एक बार सोचती तो सही, जिन लोगों की तू भगवान है वो तेरे बारे में क्या सोचेंगे? अरे उन पे क्या बीतेगी? उसका जिंदा रहना भी बहुत लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देता, समझे? चिंगारी, इब तू बड़े सच्ची सच्ची बता दे, डीबीडीएल जैसे लोकप्रिय नेता को क्यों मारा तूने? क्या मजबूत रही थी तेरी? तन्ने दे रहा है, ऊपर से क्या प्रसारण लाग रहा है, सारे चीजें ना दे रहे। सच्चाई जानना चाहते हो इंस्पेक्टर? तो सुनो। ठीक है, अभी करवाती हूँ। सर, विश्वनाथ पाठक जी आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो, हाँ जी बोलिए पाठक जी, कैसे याद किया दीन बंधु दीनानाथ को? मंत्री जी, एक प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम? अरे प्रॉब्लम की माँ बहन करने के लिए तो हम मंत्री बने हैं। बताइए क्या प्रॉब्लम है? अभी आपकी प्रॉब्लम की ऐसी तैसी कर देते हैं तत्काल। वो क्या है ना, मेरे बेटे का दिल एक लड़की पे आ गया था। आ गया था? आ गया था क्या मतलब पाठक जी? आके कहीं चला गया था क्या? वो क्या है ना मंत्री जी, वो ससुरी लड़की का एज जो है ना वो माइनर है। अब हमारा लड़का खाते पीते घर का है, जवान लड़का है। अब हो गई गलती जोर जबरदस्ती में, उसमें मर गई ससुरी। मर गई? अरे मर गई का क्या मतलब है पाठक जी? हम बैठे हैं ना, और जवानी में लड़कों से छोटी मोटी गलतियां तो होती रहती हैं। अब इस छोटी सी गलती को कार का नाम देना, हाँ, ये बिल्कुल गलत बात है। मंत्री जी, मेरे बेटे को जेल नहीं होनी चाहिए। अरे आप टेंशन मत लीजिए, हम मंत्री किस लिए बने हैं? आपके बेटे को जेल नहीं हो सकती, हम हैं ना, सब संभाल लेंगे। अच्छा एक बात बताइए, ये बात कब की है? यही तकरीबन रात के 11 बजे की बात है ये। क्या बात कर रहे हैं पाठक जी? कल पूरी रात तो आपका बेटा हमारी सांसद चिंगारी जी के साथ था। हमारे फार्म हाउस पे पार्टी चली थी, आपका बेटा खूब नाचा उसमें। थैंक यू मंत्री जी, थैंक यू, मैं समझ गया। अरे अभी भी आपका बेटा हमारी सांसद चिंगारी जी के साथ रैली में जाने वाला है। समझ गया मंत्री जी, समझ गया। अरे पाठक जी, आप अभी भी समझे नहीं मेरी बात। समझ गया मंत्री जी, समझ गया। 1 घंटे के अंदर काजू कतली का डब्बा आपके घर पहुंच जाएगा। इसका मतलब आप समझ गए पाठक जी कि जब हम किसी से कोई काम करवाते हैं या उसका काम करते हैं तो मिठाई ज़रूर खाते हैं। अब आप टेंशन फ्री हो जाइए, किसी बात की टेंशन मत लीजिए, और अपने साहबजादे को कुछ दिन के लिए नेपाल भेज दीजिए छुट्टियों पे, दीन बंधु दीनानाथ की कृपा से। जी जी समझ गया मंत्री जी, आज ही भिजवा देता हूँ। चिंगारी, मेरे किसी खास चाहने वाले के लड़के के हाथों ना किसी लड़की की मौत हो गई है। उसके मरने से पहले किया था आपके चाहने वाले के लड़के ने। तो क्या फर्क पड़ता है चिंगारी? और तू इतनी गर्म क्यों हो रही है?
जवानी में ऐसी छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं। ये लड़कियां जो लड़कों के साथ होटलों में जाती हैं, वह बंद कमरों में क्या होता है? वो बदकार नहीं होता, वो लड़की की मर्जी से होता है। चिंगारी तुम भड़कती बहुत है। तू मुझे एक बात बता, ये जो लड़की का बदकार हो जाने के बाद माँ बाप इतना हो हल्ला करते हैं कि हमारी लड़की के साथ गलत हो गया, और जो लड़की अपनी मर्जी से होटलों में जाके लड़कों के साथ रंगरलियाँ मनाती हैं, अगर ये सारे कर्म कांड उनके माँ बाप के सामने आ जाए तो क्या होगा? देख मंत्री, कोई भी चीज अगर मेरे उसूलों के खिलाफ होगी ना, अंजाम बहुत बुरा होगा, याद रख लेना। चिंगारी, राजनीति में आने के बाद सारे नियम और कायदे गंदे नाले में फेंक देने चाहिए। चिंगारी तू रिलैक्स रहा कर। सुनो, 3 बंदूक 3 नाक के टोपे। चिंगारी अपने उसूलों से समझौता नहीं कर सकती, और ये बात तो अपने दिमाग से निकाल देना कि चिंगारी तेरे इशारों पे नाचेगी। चिंगारी, पानी में चाहे जितना भी उबाल आ जाए या चाहे जितने भी बुलबुले उठने लगे, उन बुलबुलों से कभी आग नहीं लगती। इसलिए इतना उबाल मत मार चिंगारी। दीन बंधु दीनानाथ जो बोले ना, उसको मानने में ही तेरी भलाई है। डिविडियन, मेरा नाम चिंगारी है। चिंगारी किन्नर, और तेरे पाप की लंका को जलाकर राख कर देगी चिंगारी, समझा? डीबीडीएन को राख में मिलाने वाले ना सपना देखते ही रह गए हैं। बहुत जल्द पता चल जाएगा कि कौन किसको राख में मिलाने वाला है। और हाँ, कल का न्यूज़ देख लेना तू उस चिंगारी के बारे में। अरे जा! मंत्री जी, मुझे इसके तेवर ठीक नहीं लग रहे हैं। शेष चिंगारी से अभी बहुत काम निकलवाने हैं, और इस चिंगारी को तो पिचकारी की धार से बुझा देता। श्रेया, चिंगारी पक्का पाठक के लड़के की तलाश में जाएगी, और यही तो मैं चाहता था। क्या आप यही चाहते थे? लेकिन आप ऐसा क्यों चाहते हो? दीन बंधु दीनानाथ की चाल के जाल में एक साथ 3 शिकार फंसने वाले हैं। मंत्री जी, मैं कुछ समझी नहीं, आपके दिमाग में चल क्या रहा है? श्रेया डार्लिंग, ये जो डीवीडीएन का दिमाग है ना, ये 2 धारी तलवार है, दोनों तरफ शिकार करता है। अभी तुम नहीं समझोगे। और ये जो विश्वनाथ पाठक है ना, मेरी पार्टी का घोर विरोधी है। उसकी वजह से मैं 2 बार चुनाव हार चुका हूँ। अब चिंगारी उसके बेटे को पकड़ लेगी, या तो उसे जान से मार देगी, या फिर उसे पुलिस के हवाले कर देगी। दोनों ही सूरतों में मेरा फ़ायदा है। अगर चिंगारी ने विश्वनाथ पाठक के बेटे को जान से मार दिया तो वो पागल हो जाएगा, और अगर चिंगारी ने उसे जेल में डलवा दिया तो पाठक चिंगारी को जान से मार देगा। समझे मेरी डार्लिंग? बड़े ही शातिर दिमाग के हो आप, कसम से मान गई आपको। समझ गई ना, एक तीर से 2 शिकार करने पड़ते हैं। दीदी ले कॉफी। दीदी आज बहुत टेंशन में लग रही हो। पहलवान, राजनीति के कीचड़ में उतर चुकी हूँ, अब कीचड़ लगने के डर से बाहर नहीं निकल सकती मैं। दीदी मैंने कितनी बार आपको समझाया कि राजनीति के चक्कर में मत चलो, क्योंकि आपको भी मेरी बात ही नहीं मानना है। ले लिया था ना इस बसूरी। पहलवान बेटा, कीचड़ में उतरे बिना कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता, और राजनीति का गंदा नाला इतना गहरा है ना, जिसकी गहराई नापने के लिए अगर 7 जम ले लो तब भी कोई गहराई नाप नहीं सकता। हेलो चिंगारी, तुमने जो हरकत की है उसकी वजह से मंत्री जी तुमसे नाराज हैं। पागलपने में आकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ओए हरामखोर, अभी तक तो मैंने कुछ किया नहीं है, लेकिन हाँ, बहुत जल्दी बहुत कुछ करने वाली हूँ। बता देना उस डीवीडीएन को। तुमने विश्वनाथ पाठक जी के बेटे को क्यों मार डाला? क्या मर गया वो हरामजादा? साले को मेरे हाथों मरना था। चिंगारी, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कर, क्योंकि पुलिस तेरी तलाश में निकल चुकी है। ये करेगी राजनीति। साला, मेरे अलावा और कौन उस सपोले को कुचलना चाहता था?
DPDN। आओ आओ महारथी आओ। मैंने जिसकी सुरक्षा का जिम्मा तुझे सौंपा तूने उसे टपका दिया। तेरे कमीनेपन से वाकिफ हो चुकी हूं मैं। बड़ी चाल चली तूने। मतलब रक्षा की मकसद। मान गए चिंगारी, मान गए तुझे। अब तू भी राजनीति दांव पे सीख ही गई। विश्वनाथ पाठक के बेटे का मर्डर तूने किया है। अब तू दोनों तरफ से घिर चुकी है और अगर विश्वनाथ पाठक को पता लगा ना तो तुझे जान से मार देगा। और अगर पुलिस को पता चले कि उसके बेटे की कातिल तुम हो तो तुम समझदार हो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। हम तीनों ही जानते हैं वो मर्डर तूने किया है। और चौथे को ये बात पता चले शायद तू कभी नहीं चाहेगी। क्यों चिंगारी, सही कहा ना मैंने? अब तुझे वही करना पड़ेगा जो मैं चाहता हूं। उस हरामजादे का मर जाना बिल्कुल सही था। अगर वो जिंदा रहता ना तो बहुत सारी लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाता। वो शिकार। चिंगारी, जैसे हमें पता चल गया कि मर्डर तूने किया है वैसे ही पुलिस को भी पता चल जाएगा। तेरी भलाई इसी में है कि तू कुछ दिनों के लिए शहर से दूर चली जा, नजरबंद हो जा। सही कह रही है श्रेया, जल्दी से जल्दी इस शहर से नजरबंद हो जा, इसी में तेरी भलाई है। जिस तरीके से सूरज की रोशनी को, चांद की चांदनी को, आसमान की बिजली को नजरबंद नहीं किया जा सकता ना, उसी तरीके से चिंगारी के नर को भी नजरबंद नहीं किया जा सकता। समझा? हेलो, पुलिस स्टेशन। विश्वनाथ पाठक के बेटे का मर्डर चिंगारी किन्नर ने किया है। पक्की खबर है ये। पाठक जी, आपके बेटे का मर्डर चिंगारी किन्नर ने किया है। मंत्री जी ने तो उसको बचाने की बहुत कोशिश की थी। आपने उसे नेपाल ना भेजकर बहुत बड़ी गलती कर दी। दीन बंधु दीनानाथ वो भला है जो कांच से पत्थर को काटता है। किस किस से बचेगी अब चिंगारी? कानून से, विश्वनाथ पाठक से, या दीन बंधु दीनानाथ के दिमाग से जो दो धारी तलवार है, दोनों तरफ से काटता है। कुत्ते, तू कांच से पत्थर काटता है ना तो चिंगारी पेट्रोल से आग बुझाती है। चिंगारी! अरे चिंगारी बेटा, मैंने तुझे कहां से कहां पहुंचा? चिंगारी को तूने कहां से कहां पहुंचाया ना तो चिंगारी भी तुझे यहां से वहां पहुंचाएगी। चिंगारी अपने सिर पे किसी को उतारी रखती नहीं है। अब वो छिपकली भाग गई ना, उसे तब तक नहीं मारूंगी जब तक उससे सारे राज उगलवा ना लूं। चिंगारी किन्नर नाम है मेरा। वो कमीना दीन बंधु दीनानाथ विश्वनाथ पाठक के बेटे के खून में मुझे फंसाना चाहता था, इसीलिए मेरे हाथों मारा गया वो। के अब सवाल ये उठे है, पाठक के बेटे को कौन टपका गया? श्रेया पांचाल, चीफ मिनिस्टर की कुर्सी खुद चल के तेरे पास आने वाली है। अरे वाह यार श्रेया, आज तो तू बहुत हॉट लग रही है। दिल आ गया तेरे ऊपर। साली, तू भी राजनीति सीख गई। साला दीन बंधु दीनानाथ बेवजह मारा गया।
शराब और कबाब तो ठीक है, लेकिन शराब और कबाब के बाद जो शबाब के चक्कर में पड़ जाता है वो साला इसी तरह मारा जाता है। वाह श्रेया वाह, क्या गेम खेली है तूने। आई लव यू श्रेया, आई लव यू। मर्डर किसी का हुआ, जाल में चिंगारी फंसी और मारा गया दीन बंधु दीनानाथ। इस कुर्सी तक पहुंचने के लिए मैंने कितना कुछ झेला है ये सिर्फ मैं जानती हूँ। उस कमीने डीबीडीएन ने मुझे कितने लोगों के पास भेजा जिनका चेहरा देखते ही मुझे घिन आती थी, उनको प्यार करना पड़ता था। ये साली राजनीति किसी की भी सगी नहीं होती। कुर्सी पाने के लिए इंसान गिर भी सकता है और गिरा भी, जैसे कि मैंने। ये साला रात में कौन आ गया अब? यस श्रेया पांचाल, तन्ने मारी गैल थाने चलना होगा। वे सोचे किए है डाल गाड़ी के भीतर। थाने? मैं थाने क्यों चलूं? मैंने क्या किया है? तन्ने नहीं बेरा, तन्ने क्या किया है? विश्वनाथ पाठक के लड़के सिद्धनाथ पाठक के लड़के का मर्डर किया है। घड़ी से आनी मत बन। तन्ने क्या लग गया? चिंगारी के हाथ तो खून करा के चिंगारी को साइड करके तू निकल देगी। कानून की आंखों में धूल झोंक सके के? और तन्ने बेरा है कानून के हाथ कितने लंबे हो वैसे? क्या सबूत है आप लोगों के पास कि सिद्धनाथ पाठक का मर्डर मैंने किया है? इज्जतदार इंसान हूं मैं। इज्जतदार लड़की? वो तो हम देख ही पा रहे हैं कितनी इज्जतदार लड़की है तू। अरे हम तेरे से प्यार के बात करने लगे, तू हमने ही कानूनबाजी सिखा रही है। मेरा नाम सीमा पाटिल है। अगर मैं अपनी सीमा से बाहर आ गई ना तो नाक में नकेल डाल के ले जाऊंगी यहाँ से। अब चुपचाप से चल हमारी गैल। चले थाने, सिखाए थाने कानून। अब चल मारी गैल। अरे चल। यूपी पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। झाड़ू पोछा पार्टी के नेता के कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। दीन बंधु दीनानाथ जी का कत्ल एक चिंगारी नाम के किन्नर ने किया है और अब वो पुलिस की गिरफ्त में है। एक और मर्डर के कातिल का पर्दाफाश हुआ। इस शहर के जाने माने बिजनेसमैन विश्वनाथ पाठक, उनके बेटे सिद्धनाथ पाठक की बड़ी बेरहमी से हत्या हुई, जिन कार का आरोप था। वो कातिल दीन बंधु दीनानाथ जी की सेक्रेटरी थी श्रेया पांचाल, जिसने बड़ी ही होशियारी से सारा इल्जाम चिंगारी किन्नर पे लगा दिया और चिंगारी के हाथों दीन बंधु दीनानाथ जी मारे गए और चिंगारी अभी पुलिस की गिरफ्त में है। जी पाठक जी, बताइए क्या बताना चाहते हैं आप? इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे सिद्धनाथ पाठक का मर्डर किसी और ने नहीं, मैंने खुद किया है। क्या? अपने बेटे का खून आपने खुद ही किया है? हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैंने ही अपने नालायक बेटे को मारा है। आपने बेरा है, इस बयान से आपको जेल हो सके है। जबकि आपने बेरा होगा, आपके बेटे की कातिल जेल में है। आप तो साफ साफ बच के भाग सकते थे, फिर ये बयान क्यों? बचना तो मैं चाह रहा था और बच भी गया था, लेकिन मेरी अंतरात्मा नहीं मानी कि मेरे किए की सजा किसी और को मिले। और वैसे भी इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे के मरने के बाद
मेरी जीने की इच्छा नहीं रही। मेरा नाम शहर के जाने माने बिजनेसमैनों में आता है। शहर में मेरी इज्जत है जो मेरे नालायक बेटे की वजह से चली गई। लोग मुझे बलात्कारी का बाप बोलते हैं, उल्टे सीधे तंज कसते हैं। यहाँ तक कि मैंने उसे बचाने के लिए DBDN को 50 लाख रुपए तक दिए थे और हो सकता था मंत्री जी मेरे बेटे को बचा भी लेते कानून से, लेकिन उसे बचाकर मैं अपनी खोई हुई इज्जत गंवा देता। इसीलिए इंस्पेक्टर साहब, मैंने अपने बेटे का खून कर दिया। इंस्पेक्टर साहब, मैंने ही अपने अरे बेटे का खून किया है। मुझे गिरफ्तार कर लो इंस्पेक्टर साहब। मेरा लग गया सीमा। इस सारे खेल के अंदर बनी है चिंगारी बलि का बकरा। मुझे डर इस बात का लागे है, चिंगारी जब जेल से बाहर आएगी ना तो घायल शेरनी की तरह आएगी। चिंगारी किन्नर राजनीति के कीचड़ में उतरी है तो इस कीचड़ को साफ करके ही निकलेगी, साफ करके। जा रही हूँ मैं इस घर से। एक बार फिर सोच लो। सोचना मुझे नहीं, अब तुम्हें है। इस छोटी सी बात के लिए तुम मुझसे तलाक लेना चाहती हो तो ठीक है, मुझे भी कुछ नहीं सोचना फिर। छोटी सी बात? अरे वो जब से गांव से आई है ना, उन्होंने इस घर को नरक बना के रख दिया है। यहाँ तक कि ये नौबत आ गई है कि हमारा तलाक हो रहा है। तलाक मैं नहीं, तलाक तुम लेना चाहती हो। और ये क्या नरक बना दी है जिंदगी। माँ पुराने ख्यालात की है, थोड़ा रोक टोक तो करेगी ना। और तुम क्या चाहती हो? तुम्हारी आजादी के लिए मैं अपनी माँ को छोड़ दूं? पिताजी बुलाते रह गए गांव, लेकिन मैं नहीं गया, सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम्हें गांव पसंद नहीं था। और तुम अब ये चाहती हो कि तुम्हारे लिए मैं अपनी माँ को छोड़ दूं? वो मुझसे कभी नहीं होगा। तो तुम अब अपनी माँ के चक्कर में अपनी पत्नी को खो दोगे? तुम मुझे छोड़ना चाहती हो, मैं नहीं। अरे अच्छा हुआ अभी तक हमारे कोई बच्चे नहीं है, वरना उनकी तो जिंदगी बर्बाद हो जाती। जो बच्चा इस दुनिया में नहीं आया और ये तक नहीं पता कि कब आएगा, उस बच्चे की फिक्र है तुम्हें? मेरा सोचो, जिस माँ ने मुझे पैदा किया, इतना बड़ा किया, क्या मुझे उसकी फिक्र नहीं होगी? चिंगारी दीदी? चिंगारी दीदी? आप? लेकिन माँ तो आपके पास आई थी। मेरे पास नहीं आई, वो गांव जाने के रेलवे स्टेशन गई है। वो तो पहलवान ने देख लिया और रोते भी लगती जा रही थी बेचारी। मैंने कितनी बार रोकने की कोशिश की, लेकिन रुकी नहीं। वो बोल रही थी कि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से बच्चों के बीच में तलाक हो, लड़ाई झगड़ा हो, कलेश हो, और कभी भी पूरा पश्चिम का मेल नहीं हो सकता। मैं ठहरी पुराने विचारों की, और आजकल के बच्चे नए मॉडर्न वाले। और वैसे भी कौन सी माँ अपने बच्चों को अलग करके उन बच्चों के साथ रहना चाहेगी? बताओ ना। अरे दीदी, वो ऐसे ही ड्रामा करती हैं लोगों की सिंपैथी गेन करने के लिए। क्या ड्रामा करती है? रिम्पी तुम इतना गिर जाओगी ये नहीं सोचा था मैंने। अरे ड्रामा बोली, ड्रामा तुम जैसी औरतें करने लगी हैं। अरे वो तो पहलवान ने देख लिया, रोक लिया इनको, वरना वो गांव जा चुकी होती। अरे पीढ़ी दर पीढ़ी सब कुछ बदलता जा रहा है, चाहे वो जमाना हो चाहे विचार। रोक लो इस आंधी को, बिठा लो तालमेल अपने नए और पुराने सोच के बीच में। अरे आजकल तो तुम जैसी औरतें बच्चों को माँ बाप के खिलाफ करके या तो बच्चों को घर से बाहर निकलवा रही है, या तो फिर माँ बाप को। रोक लो इसको, समझे? वरना आने वाली पीढ़ी के लिए ना शादी कुछ रहेगा, ना संबंध मायने रखेगा। वो तो सिर्फ बच्चा पैदा करेंगे, संबंध बनाएंगे और छोड़ निकलेंगे दूसरे का मुंह मारने के लिए। आजकल के छोटे छोटे बच्चे बिगड़ रहे हैं, पता है क्यों? क्योंकि उनके ऊपर किसी बुजुर्गों का साया नहीं रह रहा, रास्ता नहीं दिखा पा रहे। वरना जिस घर में बुजुर्गों का साया रहता ना, वहां की औलादें बिगड़ती नहीं है, सुधरती हैं, समझे? सही कहा दीदी आपने, हमें नई और पुरानी पीढ़ी में तालमेल बिठाना बहुत जरूरी है। और ये बात मुझे अच्छे से समझ आ गई। अगर हम आज नहीं बदले तो कल अपने बच्चों को जानवरों वाली जिंदगी जीने की ओर धकेल देंगे। विनय, मुझे माफ कर देना, अब तुम जल्दी चलो, हम माँ को लेने चलते हैं। थैंक यू चिंगारी दीदी, आपने मुझे सही समय पर सही रास्ता दिखाया। चलो मैं भी चलती हूँ तुम लोगों के साथ, चलो। छोड़ दो मुझे। पागल है क्या? ये क्या करने जा रहा तू? मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मुझे बस मरना है। तू वहां क्या है बताएगा जो मरने की बातें कर रहा है? अरे मेरी समस्या जानकर करोगे क्या?
कोई सुलझा नहीं सकता मेरी समस्या। ऐसी कौन सी समस्या है जो चिंगारी सुलझा नहीं सकती? बता हुआ क्या है? मेरी माँ और मेरी बीवी की आपस में बनती नहीं है। पहलवान, ये तो सास बहू की समस्या है, हर घर की कहानी है। बात बता हुआ क्या है? लेकिन अब इस कहानी को बंद करना होगा, क्योंकि इस कहानी के आड़ में कितने आदमी रोज झुलसते हैं ये कोई नहीं जानता। कि आदमी शादी करके पत्नी को घर में इसलिए लाता है कि वो सास बहू में हो रहे झगड़े की परंपरा को चालू रखे? नहीं, बल्कि वो घर में इसलिए लाता है कि वो बूढ़े माँ बाप का सहारा बन सके, एक आदमी को पत्नी के रूप में एक सहारा मिल सके। क्योंकि शादी के बाद तो आदमी बेसहारा हो जाता है ना। अरे जब माँ की सुनो तो बीवी कहती है माँ का लाडला, और पत्नी की सुनो तो माँ का गुलाम, है ना? एक बात बता, ये सास बहू की छोटी छोटी नोक झोंक में मौत को गले कौन लगाता है? आप नहीं समझ रही हैं। ये छोटी छोटी नोक झोंक कब इंसान के अंदर अकेलेपन का बड़ा रूप ले लेती है ना, जो झेलता है उसे ही पता है। अरे ऑफिस जाओ तो वहां सुनो, घर पर आओ तो माँ की सुनो, रेस्ट करने के लिए रूम में जाओ तो बीवी की सुनो। अरे इंसान ने ढोलक समझ लिया है जो आए मन करे बजा जाता है। परिस्थितियों से लड़के जो इंसान निकल जाता ना, असल में मर्द वही कहलाता है बेटा, समझा? और तूने बोला ना इस कहानी को खत्म करना होगा, हाँ खत्म करना होगा, लेकिन इस जिंदगी को नहीं। ये आए दिन सास बहू की नोक झोंक को, उनकी लड़ाइयों को, उनके ड्रामों को, उनके फालतू फंड की हरकतों को, समझा? और ये सब तू ना मौत को गले लगा के नहीं कर सकता, जिंदा रह के कर सकता है। माँ और बीवी की ये छोटी छोटी शिकायतें हैं ना, आदमी के दिमाग पर हथौड़े की तरह लगती हैं। ये छोटी छोटी नोक झोंक के कारण आज मैं यहाँ पर जान देने चला आया, उसी का नतीजा है ये। तुम तीनों को अब समझाना पड़ेगा कि तुम्हारे ना होने से उनकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है। अभी तुमने बोला ना कि इस कहानी को बंद करना होगा, तो ठीक वैसे ही आत्महत्या समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा को और समस्या में डाल देना है। अरे हर धर्म हर मजहब में लिखा है कि आत्महत्या एक गुनाह है। तुमने किसी बच्चे को सोते हुए देखा है? हाँ। पता है वो चैन से क्यों सो पाता है? क्योंकि उसे पता होता है कि कोई जाग रहा है उसके लिए। अरे तुम लोग मिलके उस बच्चे की नींद क्यों हड़पना चाहते हो? क्यों छीनना चाहते हो उसकी नींद को? ससुरा, जब से ये फोन आया है ना, सब बर्बाद हो गया है, सबको अलग अलग कर दिया है। पहले सब लोग एक साथ बैठा करते थे, कितना प्यार था, सब प्यार खा गया ये। अच्छा, और सासों का जो बहू पे ताने मारने का सिलसिला है वो तो सदियों से चला आ रहा है, और सारी सासों ने तो कस्में खा रखी है कि बहुओं का तो जीना हराम करके रखना है उन्होंने। तेरी जुबान ना बहुत चल रही है, तगड़ तगड़ चलाई जा रही है जुबान को। हाँ, कहाँ गया है तेरा खसम? हाँ, और इतनी रात को कहाँ भेजा था तूने? क्या लेने भेजा उसे? मैं क्यों भेजूंगी भला उन्हें कुछ लाने के लिए? आप ही ने भेजा होगा अपनी दवाइयों के लिए। सारा दिन तो उनसे काम करवाती रहती है, अपने इशारों पे नचवाती रहती है। कहने के लिए मेरा पति, लेकिन मेरी बात नहीं सुनता है। हाँ हाँ, कहने को मेरा बेटा है, पर है जोरू का गुलाम। अब काम धाम करेगी या निठल्ली बैठी रहेगी, बस फोन चलाती रहती है सारा दिन। सारे घर का काम मैं ही करती हूँ, कोई नौकरानी नहीं लगवा रखी है आपने, महारानी बना के नहीं बैठा रखा है मेरे को इस घर में। घर में नौकरानी बन के घूमती हूँ मैं। हाँ हाँ, सब ठीक है। पूछ अपने खसम को कब आ रहा है। जीना आराम कर रखा है, बातें बनवा लो बस। नहीं आएगा वो। चिंगारी जी, आप भी क्या कह रही हैं? वही जो तुम दोनों ने सुना है अभी। पर वो क्यों नहीं आएंगे? मर गया वो, तुम दोनों ने मिलके मारा उसे। ये क्या बोल रही हैं आप? एक माँ अपने बच्चे को कैसे मार सकती है? सही कहा तुमने, एक माँ अपने बच्चों को कैसे मार सकती है? एक बीवी अपना सुहाग कैसे उजाड़ सकती है? अरे सास बहू का रिश्ता तो माँ बेटे के रिश्ते जैसा होता है, लेकिन ये सास बहू का रिश्ता है ना, किसी की भी बलि चढ़ा सकता है। तुम दोनों से तंग आके उसने नदी में छलांग लगा दी, मर गया वो। लाश तो नहीं मिली, लेकिन ये लेटर जरूर मिला है। मैं आप लोगों की रोज रोज लड़ाई से थक चुका हूं।
अब मुझसे ये सब सहन नहीं होता है। मैंने हर मुमकिन कोशिश कर ली कि आप दोनों की लड़ाई खत्म हो जाए, लेकिन आप दोनों को मेरी परवाह ही नहीं है, इसलिए मैं जा रहा हूँ आप लोगों की जिंदगी से दूर। आप लोग लड़ते रहिए और खुश रहिए। हमने क्या कर दिया? हमने कभी उसके मन की कुछ भी नहीं सुनी। लड़ते ही रहे। आज ये सारी गलती मेरी है। मैं हमेशा उनको किसी ना किसी चीज में ब्लेम करती रही। कभी मैंने समझा ही नहीं। बेटा विजय, कहाँ चला गया तू? एक आवाज पे दौड़ा चला आता था। आज तुझे अपनी माँ के आंसू भी नहीं दिख रहे। माँ जी, दवाई खा लीजिए, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। क्या करना है दवाई खा के? जिसका बेटा चला गया वो जी के क्या करेगी? आज आपकी कोई गलती नहीं है, सारी की सारी गलती मेरी है। मेरी वजह से आज विजय हमारे साथ नहीं है। मैं पता नहीं क्यों आपको हमेशा उनसे अलग करना चाहती थी, हमेशा चाहती थी कि वो मेरे साथ रहे, पर मैं ये कैसे भूल गई थी कि मैं भी तो एक माँ हूं ना। एक माँ को उसके बेटे से अलग करना चाहती थी। देखो देखो क्या हुआ आज। विजय हम दोनों को छोड़ के चले गए। उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। आजी, जब मैंने चिंटू को जन्म दिया था ना, तो ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों बिच्छू ने एक साथ डंक मार दिया। और वैसा ही दर्द तो आपको भी महसूस हुआ होगा ना, जब आपने विजय को जन्म दिया था। मैं कैसे भूल गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। एक औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। सिर्फ अपना स्वार्थ चाहती थी मैं। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बेटा, जो ये प्यार देखना चाहता था वो तो अब इस दुनिया में नहीं है। अब सब इन बातों को क्या फायदा? मेरा बेटा तो लौट के नहीं आएगा ना। अब बताओ, ये जो तुम देख रहे हो ना, अंदर जाके इन दोनों के चेहरे पे खुशी ला सकते हैं। और भाई, अगर ये मंजर तुम्हारी आत्मा देख रही होती, तुम्हारी भटकती हुई आत्मा, क्या कर पाती? कुछ नहीं, सिर्फ बेबस खड़े होके देख रही होती, घूर रही होती, निहार रही होती, अपनी आत्मा को कचोट रही होती। समझे? अपने भटकती हुई आत्मा को भटकाने से पहले ना अपने मन पे कंट्रोल करना सीखो। समझे? जाओ अंदर जाओ।
कहाँ चले गए थे आप? चिंगारी जी, आपने तो कहा था कि हाँ, नाटक किया था मैंने और जानबूझ के नाटक किया था, लेकिन ये सचमुच मरने जा रहा था। अगर मैं सही समय पे नहीं पहुंचती ना तो एक खत्म कर चुका होता अपने आप को। आप दोनों की आंखें खोलना चाहती थी मैं, और बताना चाहती थी आपको कि आप दोनों की नोक-झोंक घर में कलेश की वजह से ना ये परेशान हो चुका अपनी जिंदगी से, अपनी जिंदगी को खत्म करने के लिए निकल चुका था ये। और मैं इसे भी एहसास दिलाना चाहती थी कि तेरे ना होने के बाद तेरी माँ और तेरी बीवी का क्या हाल होगा, और इसके ना होने के बाद आप दोनों का क्या हाल होगा। बेटा, आज के बाद हम कोई लड़ाई नहीं करेंगे। इसने अपनी सारी गलती मान ली है। पर माँ जी, माफी तो आपने मांगी थी ना कि हम आपसे नहीं लड़ेंगे मुझसे। बेटा, तूने अपनी गलती मानी है ना। देखिए माँ जी, विजय के सामने झूठ मत बोलिए। बेटा, हमारे शरीर में ना एक छोटा सा दिल होता है, और जब ये धक 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 करता है ना, इससे यही पता चलता है कि इंसान अभी भी जिंदा है। तो रिश्ते भी हमारे उसी तरीके से होते हैं। इससे छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती है ना, इससे पता चलता है कि हमारे रिश्ते अभी भी बरकरार हैं, दिल के शोर की तरह धक 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 धक। खुश रहे। चिंगारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा बेटा लौटा दिया, हमारी आंखें खोल दी। बस आप लोगों से हाथ जोड़ के यही गुजारिश है कि आज के बाद से ना ये घर में जो आप लोग नौटंकी, ड्रामे, कलेश, जो भी आपकी भाषा में बोला जाता हो वो करते हैं ना, वो बंद कर दीजिए। आप लोग अपनी बातों को लेके ना अपने बच्चे बोझ मत डालिए, क्योंकि जब बाहर इंसान निकलता है ना, हजारों लाखों टेंशनें होती हैं, घर परिवार चलाने की, अपने सपनों को पूरा करने की, अपनी माँ के दवाई की, अपनी बीवी के खर्चे की, हजारों टेंशन होती है। और कभी सोचिएगा, बैठ के सोचिएगा आप लोग, एक्चुअल में सच में मुद्दे होते हैं क्या सास बहू के बीच में लड़ाई करने के लिए? मुद्दा कोई नहीं होता, बस मुद्दे को हवा दी जाती है, हवा। अब हम कभी लड़ाई नहीं करेंगे चिंगारी जी। धन्यवाद। चल पहलवान। सभी फौजी भाइयों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। सभी को वापस बॉर्डर बुला लिया गया। तांची, एक बार फिर सोच लो। हर्ष, मुझे मत रोको। बहू, अभी कल ही तो तेरी शादी हुई है, तेरे हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी और तू जा रही है। मत जा बेटा। तांची, एक बार देख लो, एक बार ट्राई तो करो, शायद पोस्टपोन हो जाए। मम्मी जी, हर्ष, मैं आपकी फीलिंग समझ रही हूँ, लेकिन मैं आपकी बहू होने से पहले और आपकी बीवी होने से पहले इस हिंदुस्तान की बेटी हूँ। अपने देश के लिए लड़ना मेरा फर्ज है और मैं जरूर लड़ूंगी। अगर वहां बॉर्डर पे मैं नहीं जाऊंगी तो कौन जाएगा? मैं एक फौजी हूँ मम्मी जी, और ये मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने देश की रक्षा करूं। माँ जी, उन्होंने सुहागनों के माथे से सिंदूर मिटाया है ना, आज आपकी बहू उनको बता कर आएगी कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है। अब बेटा। माँ, मत रुको इसे। ये वक्त परेशान होने का नहीं, देश की बेटी पर गर्व करने का। मुझे बहुत गर्व है कि तुम मेरी पत्नी हो। प्राउड ऑफ यू तांची। ठीक है माँ जी, मैं चलती हूँ। अपना ध्यान रखना।
तुम भी अपना ध्यान रखना। उन्होंने हमारे 28 लोग मारे हैं ना, तू ना 28 लाख को ठोक कर आना। चले। हर्ष जल्दी चलाओ, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। और हाँ, अपना और मम्मी जी का ध्यान रखना। तुम चिंता मत करो, तुम अपना ध्यान रखो। इसमें क्या हो गया यार? शिट यार, इसे भी अभी खराब होना था। मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी, मुझे बॉर्डर पर जल्दी पहुंचना है। क्या हुआ भाई साहब? चिंगारी जी की बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है और इसका एयरपोर्ट पहुंचना बहुत जरूरी है। हाँ दीदी, वरना मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। आइए बैठिए, मैं आपको छोड़ देती हूँ। वैसे भी आप जैसे फौजी हमारे देश की सेवा के लिए तैयार है ना, तो हम नागरिकों को भी तो कुछ फर्ज है आप जैसे फौजियों के लिए। आइए बैठिए। दीदी, जब तक आप जैसे नागरिक इस देश में है ना, हमारे देश को कोई नहीं हरा सकता। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर सब लोग आप जैसे फौजी हो ना, तो सच में कोई भी दुश्मन हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकता। हम दोनों का फर्ज है कि हम अपने देश के लिए लड़े। बिल्कुल सही कहा आपने। आओ बैठो। बहन, अपना ख्याल रखना। जी, आप जैसे किन्नरों का आशीर्वाद मिल पाए तो हमारा बाल भी बाका। दीदी, फौजी भाइयों को स्टेशन छोड़ने जा रहा हूँ। अच्छा, बढ़िया। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। क्यों बे, जब भाभी और बहन की बात आई तिलमिला उठा और तू सबके सामने इसके प्यार की इज्जत को नीलाम कर रहा है, उसका क्या? और बताओ, क्या किया इतने दिन? कुछ नहीं, बस तुमसे मिलने का इंतजार। झूठे। झूठा क्या, सच में यार। तुम्हें विश्वास नहीं है मुझ पे? फोन तो हमेशा मैं ही करती हूँ। हाँ तो ठीक है ना, प्यार इसी को तो बोलते हैं। और बताओ, आज का क्या प्लान है? प्लान तो बहुत सारे हैं, फिलहाल इस आशिकाना मौसम का मजा लेते हैं। मौसम तो अच्छा है। शुभम, वो देख रहा है। कोई बात नहीं, तुम ध्यान मत दो। शुभम, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम मुझसे प्यार तो करते हो ना? प्यार नहीं करता तो यहाँ थोड़ी बैठे, यहाँ पार्क में प्यार ही तो करने आए। मैं इस प्यार की बात नहीं कर रही हूँ, तुम लड़कों के लिए प्यार होता होगा। तुम मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो, तब तुम्हें प्यार समझ आएगा, वो एहसास समझ आएगा। अरे पार्क में आंखों में आंखें डाल नहीं आई है क्या, या और भी कुछ करने आई है? शुभम, क्या कर रहे हो? वो देख रहा है। अरे देखने दो ना यार, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? वो आदमी मुझे भूखी नजरों से देख रहा है और तुम कह रहे हो क्या फर्क पड़ता है? कपल प्लेस में ऐसे ही होता है, सब लोग ऐसे ही प्यार करते हैं यार। मेरे लिए प्यार नहीं है। प्यार कहीं भी किया जा सकता है, सबके सामने दिखाया जा सकता है, पर तुम जैसा प्यार करना चाहते हो वो ऐसी जगह नहीं किया जा सकता। क्या यार, पूरे मूड की ऐसी तैसी कर रही हो? मुझे नहीं पता था तुम इतने पुराने ख्यालात की हो। आजकल ऐसे ही होता है यार, जस्ट चिल। कैसी बातें कर रहे हो शुभम? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। कब कुछ करेंगे, थोड़ा सा मजा मैं भी ले लेता हूँ यहाँ पर खड़ा खड़ा। दीदी, तुम दुनिया के सामने मुझे। अरे शर्मा क्यों भाई? इसकी बहन भी तो आती है, इसका छोटा भाई भी आता है अपनी बहन के साथ। ये हरामी देखता है। अबे तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे परिवार के बारे में बोलने की? किन्नर है, अपनी हद में रह। मैं अपनी हद में ही हूँ, लेकिन तू अपने पैजामे से बाहर मत आ। किन्नर हूँ मैं, ना मर्दों जैसी बात नहीं करती, तभी तो इसको पकड़ के लाई। तू अगर मर्द होता ना तो 2 तमाचे मारता, अपने पैजामे को गीला नहीं करता, समझा? जो भी
जब भाभी और बहन की बात आई तिलमिला उठा और तू सबके सामने इसके प्यार की इज्जत को नीलाम कर रहा है, उसको क्या? अरे ये लड़के दोगली सोच वाले क्या होते हैं? गर्लफ्रेंड है तो ऐसा भी देखे वैसा भी देखे, चाचा ताऊ रिक्शे वाला साइकिल वाला सब देखे। और यही गर्लफ्रेंड जब भी बन जाती है तो घर की चार दीवारी में रखते हो तुम लोग, इज्जत होती है घर की ना, वो ये घूंघट में रखते हो। याद रखना, जो आदमी होता है ना, औरत से शादी सिर्फ अपनी सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए करता है, लेकिन औरत प्यार के खातिर शारीरिक संबंध बनाती है। औरत की इज्जत करोगे ना तो इज्जत मिलेगी, वरना सॉरी दीदी, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद ऐसा नहीं होगा। आपने मेरी आंखें खोल दी। थैंक यू दीदी, आपने एक औरत के मन की बात को बहुत अच्छे से समझाया है। बेटा, अर्धनारीश्वर के रूप होते हैं हम लोग किन्नर। हमारे अंदर शिव भी होते हैं और पार्वती मैया भी, इसलिए हम किन्नर आधी औरत भी होते हैं अंदर से, समझे? तो चल निकल, चल पहलवान। सॉरी यार, मैंने तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझा। आज के बाद ऐसा नहीं होगा। चलिए। अरे चाची चिंता मत करो, आपको कुछ नहीं होने दूंगी मैं। डॉक्टर तो ऐसे ही बोलते रहते हैं अपना बिल बनाने के लिए। बड़े से बड़े अस्पताल में आपका इलाज कराऊंगी, ठीक है ना? परेशान मत होना। और हितांशी बेटा, माँ जी का अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है ना? हर्ष, तूने आने में बहुत देर कर दी बेटा। डॉक्टर ने माँ को जवाब दे दिया। माँ, बेटा कैसा है वो? मैं एकदम ठीक हूँ माँ। बहुत लेकिन मैं क्या करूँ माँ, मैं क्या करूँ? फौजी की जिंदगी आसान नहीं होती माँ। छुट्टी माँ, तू चिंता मत कर। तेरा एक बेटा आ गया ना, तेरे बेटा तेरा इलाज कर रहा है, मेरे माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मेरी दीदी, मेरी माँ ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। मुझे जिंदगी के जो बच्चे कुछ देना ना, मैं तेरे साथ गुजार लूंगी। तू ना अपने मन पर कोई बोझ मत रख, हाँ? कोई बोझ मत रख। कौन कहता है कि औरतें कमजोर होती हैं? वो अपने हर दर्द को आदमी से ये बोल के छुपा लेती है कि तू टेंशन मत ले, टेंशन। हर्ष, तुम्हें पता है, माँ तुम्हें बहुत याद करती थी, तुम्हें पुकारती थी। जब भी तुम्हारा फोन आता था, अपने सामने तुम्हारी तस्वीर लेकर बैठ जाती और फिर तुमसे बात करती। एक दिन मैंने माँ से पूछ ही लिया कि माँ, उनके फोन आते ही आप उनकी तस्वीर लेकर क्यों बैठ जाती हो? पता है उन्होंने क्या बोला? मेरा बेटा मेरे पास तो नहीं है, मेरे साथ तो नहीं है, लेकिन जब भी वो फोन करता है ना, मैं उसकी तस्वीर लेकर बैठ जाती हूँ, ताकि मुझे लगे कि मेरा बेटा मेरे साथ है, मेरे पास है वो। जय हिंद सर। वीर सिंह, जय हिंद। तुम्हें पता है कि बॉर्डर पे तनाव चल रहा है, इसके चलते तुम्हारी छुट्टी कैंसिल कर दी गई है। क्या सर?
लेकिन सर, मैं समझ सकता हूँ इस वक्त तुम्हें अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए थी, लेकिन ये मत भूलना कि तुम एक फौजी हो। इस माँ को भी तुम्हारी जरूरत है। यस सर, यस सर। जय। क्या हुआ हर्ष? मेरी छुट्टियां कैंसिल कर दी, मुझे वापस जाना होगा। हर्ष, तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम अभी तो आए हो और अभी जाने की बात कर रहे हो? माँ को देखो ना, माँ की तबीयत खराब है। मत रोक इसे धर्म संकट में मत डाल। इसकी ना देश को बहुत जरूरत है। और मेरा क्या है बेटा, मेरी तो जिंदगी गुजर गई। तू जा, तू अपनी धरती माँ का ना फर्ज अदा कर। मैं समझ गई। जाओ हर्ष, तुम देश का फर्ज निभाओ और मैं परिवार का धर्म निभाऊंगी। मुंह तोड़ जवाब देकर आना सबको। हर्ष, तू चिंता मत कर, तू जा। तेरी माँ का ख्याल ही चिंगारी रखेगी। बड़े से बड़े अस्पताल में इलाज करवाऊंगी मैं, और देखना जब तू वापस जंग जीत के आएगा ना, ये तेरी माँ हंसती खेलती मिलेगी। वादा है मेरा तुझसे। हर फौजी की ताकत होती है उसका परिवार, क्योंकि उसका परिवार हर हालातों से लड़ने के लिए तैयार होता है। तभी तो माँ बाप अपने बच्चों को भेजते हैं सरहदों पर लड़ने के लिए, धरती माँ की रक्षा करने के लिए। माँ, तू यही सोच लेना कि तेरा मेरा साथ यहीं तक था। चलता हूं। चिंगारी ऐसे फौजी परिवारों को दिल से नमन करती है। जय हिंद। और तू चिंता मत कर, तेरी माँ का ख्याल ये चिंगारी रखेगी।